हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज पहुंच चुके हैं हम प्रक्षेप गति, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब डे 6 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रक्षेप गति। ज़्यादा तो नहीं आता आपके एग्जाम में, बस थोड़ा सा टच करके निकल जाता है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा रूल यही है कि थोड़ा सा भी है लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ जाएंगे। एकदम अच्छी तरीके से नहीं कि हम आपको IIT लेवल पढ़ा देंगे ना, उतना तक नहीं जाना है। हाँ, हमें 11th को थोड़ा बहुत टच कर देना है, बस यही ठीक है। प्रक्षेप गति के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, कुछ एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, बस अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट हुए अपना प्रक्षेप गति। और जो बच्चे का दिमाग थोड़ा कमज़ोर है वो थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करके बैठिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होएगी। दिखेगी चीज़ें तो आपको दिखेगी, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप समझने का इरादा बना लिए हैं तो आपको कोई वो मना नहीं कर सकते कि आप मतलब मैं वो क्या क्या कहते हैं कि अगर मन के हारे हार और मन के जीते जीत, है ना। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया है कि हमें जीतना है तो आप जीत जाएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब हम पत्थर आम तोड़े होंगे, घर पे आम वगैरह तोड़े होंगे पत्थर मार के, तो पत्थर जो होता है जब वैसे फेंकते हैं तो वो पत्थर के जो पाथ होता है वो ऐसे मोशन करता है ना, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे गिरता है, फिर वो उस पर लग जाता है। वो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप कहते हैं। लाइक इस शिकारी दिख रहा है आपको, इस शिकारी मार रहा है बंदर को, तो बंदर के पास ये आपकी जो ये गोली जाएगी वो ऐसे जाएगी, जो बुलेट जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे सीधी थोड़ी जाती है, ऐसी जाएगी, है ना, ऐसी जाएगी। इसलिए ये जो मोशन हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। देखो जैसे कैसे पढ़ते हैं, एक शिकारी दूर स्थित पेड़ पर बैठे बंदर पर बंदूक की गोली दागता है। यदि बंदर अपनी पूर्व स्थिति में बना रहता है तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन उस क्षण जब गोली बंदूक की नली से बाहर निकलती है, बंदर भी पेड़ से गिरने लगता है तो गोली बंदर को लग जाएगी, क्योंकि गोली रेखीय पथ का अनुसरण नहीं करेगी। मतलब गोली अब ऐसे स्टेट थोड़ी जाएगी, गोली जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन, और बंदर यहां पे कूदेगा तो यहां इसके सामने आ जाएगा तो लग जाएगी चोट इसको। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट नहीं समझाते हैं। देखो क्या होता है, सपोज दैट आप यहां पे एक पत्थर है, क्या है, पत्थर, और इस एक पेड़ है यहां पे, क्या है, एक पेड़, पत्थर, इस पेड़ पे एक बंदर बैठा है, ठीक है। अब आप यहां से इस पत्थर को मार रहे हैं, पत्थर जो आपका होगा वो आप सोचे होंगे पत्थर ऐसे जाके इसको लग जाएगा और बंदर मर जाएगा, है ना। नहीं, जब ये बंदर, जैसे ही आपने इसको फेंका, अगर बंदर यहां पे बैठा रह गया तो बच जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर, हम तो फेंक रहे हैं इसको मारने के लिए, अगर ये नहीं कूदा तो इसको लग जाएगी। मैं बोल रहा हूं नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप पत्थर को फेंकेंगे तो इस पे नीचे की ओर इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी लग रही है। और ये जो ग्रेविटी होगी इसको अपनी ओर खींचती जाएगी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा ये थोड़ा झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बंदर के ऊपर आप मारते तो बंदर को भले लग सकती थी, क्योंकि ग्रेविटी इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको लग जाती थी। लेकिन जैसे ही बंदर कूदेगा तो उसको चोट लग जाएगी। कैसे, जब आप ऐसे फेंके होंगे डायरेक्टली तो ये थोड़ा झुकेगा, ऐसे ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा, तो जैसे ही आप फेंकेंगे वैसे झुक जाएगा, तो बंदर इसके रास्ते में आके लग जाएगा। वो एक एक्सपेरिमेंट है, वाल्टर लुईन एक है, एक्सपेरिमेंट किए हैं आपके यूट्यूब पे, देखना चाहो तो देख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सपेरिमेंट। वो यहाँ पे बंदर लटकाते हैं और यहाँ पे सेम फायर करते हैं, तो बंदर भी गिरता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे फायर होता है, तो सेम जाके गोली बंदर को लग जाती है। और बंदर को इस पे रख के देखते तो गोली नहीं लगती। सेम वही एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको समझना है एक्सपेरिमेंटली तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हुए, ये जो बंदर बचा किस मोशन को, जिस बचा ये जो इस बुलेट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन किया। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। क्या, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। इसको इसके भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो गुरुत्व के अधीन होता है। पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल गया। तो कभी कभी पूछता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसके अंतर्गत होता है, अब ऑप्शन दे देगा कि लिनियर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आपको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन त्वरण जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से अपना गुरुत्व वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ गई, अच्छी तरीके से आ गई। अच्छा,
प्रक्षेप गति में को होने के लिए क्या क्या हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? देखो, प्रक्षेप गति को वायु के कारण कोई प्रतिरोध नहीं है, हम ये लेट करके चलते हैं जो प्रक्षेप गति है उसमें वायु का कोई इफेक्ट नहीं, उधर से आंधी चल रही है तो हमारा पत्थर स्लो हो जाएगा, नो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की वक्रता का कोई प्रभाव नहीं, मतलब पृथ्वी जो अपनी है अर्थ की ऐसी है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे है, मान के चलते हैं प्रक्षेप गति में ऐसे, क्योंकि अरे भैया जब इतना अर्थ का जो कर्व है बहुत बड़ा है तो हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हमें एक प्लेन ही तो लगेगा, है ना। हम सपोज दैट मान के चलते हैं कि भैया एक प्लेन है, क्या है, ये एक प्लेन है, क्योंकि अर्थ का सरफेस इतना बड़ा है तो इसमें हम इसको एक प्लेन की तरह मानेंगे। अब छोटे से अर्थ के छोटे से पार्ट पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक प्लेन ही है। हमें क्या दिखता है कि हमारी अर्थ ऐसे है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप नहीं दिखोगे ना, हमें लगता है कि हम एक प्लेन जगह पे खड़े हैं, अपना घर एक प्लेन जगह पे है ना, ये तो मानते हो, लेकिन एक्चुअल में वो कर्व्ड सरफेस पे है। चलो फिर क्या मानते हैं, फिर ही हम लेट करेंगे। पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव न करे, मतलब पृथ्वी के रोटेशनल से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से घूम रही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लेट करके चलते हैं। प्रक्षेप पथ, क्या लिखा है, प्रक्षेप पथ के सभी बिंदुओं के लिए गुरुत्वीय का मान समान है। मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ा है कि सर जो हाइट जो होता है वो हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ते हुए तो गुरुत्वीय कम होता जाता है। हम छोटे स्पेस के लिए वो नहीं लेते, जब हम बड़ा स्पेस लेते हैं वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ये नहीं कि 10 मीटर के ऊपर जाए तो हमारी ग्रेविटी बदल जाएगी ना, उतना ज़्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं कि भैया नहीं बदलती है, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में वहाँ पे हेल्प मिलेगी। नहीं अगर उतना चेंजेस देखने लोगे तो हो गया आपका काम, है ना। अरे भैया क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया लाला, है गड़बड़ हो गया। चलो अब आपका आ गया नेक्स्ट, गतियों की भौतिकी आत्मनिर्भर कर सिद्धांत। ये क्या है? अब कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन द्विमीय गति है कि एक विमीय गति है। एक विमीय गति मतलब जो चीज सिर्फ एक डायरेक्शन में चले उसको बोलेंगे एक विमीय गति, जो चीज ऊपर भी चले नीचे भी चले उसको बोलेंगे द्विविमीय गति, और जो चीज ऊपर भी चले नीचे भी चले दाएं भी चले बाएं भी चले उसको बोलेंगे क्या, 3D मोशन। तो 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 1 डायमेंशनल मतलब जो एक डायरेक्शन में चले, लीनियर चले। 2D मोशन जो एक प्लेन में चले। 3D मोशन जो एक स्पेस पे चले, जैसे लाइक एरोप्लेन ऐसे चलती है ऐसे भी चलती है ना, पक्षी ऐसे उड़ती है ऐसे उड़ती है ऐसे भी उड़ती है ना। तो हम पत्थर जो फेंकते हैं वो 2D है क्योंकि ऐसे भी चल रही है और ऐसे भी चल रही है। देखो हम ऐसे पत्थर फेंके, यहाँ से गया ऐसे ऐसे गया ना, तो आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी बढ़ रहा है, इधर ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है दाएं बाएं ना, ऐसे गया ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है यहाँ पे गिर जा रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो हमने इसने पत्थर फेंका, ये जो इसने पत्थर फेंका वो आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, मतलब हाइट भी कुछ तय की और आगे भी कुछ बढ़ा, है ना। इसी को बोलते हैं कि 2D मोशन में चल रहा है, इसलिए बोला गया है प्रक्षेप गति द्विविमीय गति है, अतः इसको दो भागों में विवेचना की जा सकती है। एक क्षैतिज गति, मतलब अगर एक ऐसे जा रहा है तो एक क्षैतिज गति, एक ऊपर जा रहा है तो एक ऊर्ध्वाधर गति हो जाती है। ये दोनों गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मतलब इसका ना इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना इसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। गतियों की भौतिकी आत्मनिर्भरता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, यही तो है सिद्धांत। मतलब ये बताना ये चाहते हैं कि जो क्षैतिज गति होता है और ऊर्ध्वाधर होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यही क्या है, गतियों की भौतिकता का सिद्धांत, भौतिकी आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, मतलब एक दूसरे से आत्मनिर्भर है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या है, कण के वेग को दो परस्पर लंबवत घटकों में विभाजित किया जा सकता है, क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक। ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी, टेंशन नहीं लेना आप, है ना, जरा ध्यान से देखना इसको। अरे भाई बस इतना देखना आप लोग, ठीक है, इतना। ये आपको दिख रहा है, ये यहां से इन्होंने पत्थर फेंका होगा तो पत्थर का जो पाथ हो गया वो ऐसे गया, ठीक है, पत्थर का पाथ गया तो यहाँ से जो पत्थर या फिर बुलेट इन्होंने चलाया होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी है। अब अगर यू है, स्टार्टिंग में यू है, हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली से थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा, हमेशा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं, इसलिए क्षैतिज वेग है, इसको बोलेंगे क्षैतिज वेग, ठीक है।
और ये ऊपर की ओर, इसलिए इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वेग। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर वेग। तो मतलब यहाँ पे दो वेलोसिटी काम करती हैं, एक ऊपर की ओर ले जाता है ऑब्जेक्ट को, एक नीचे की ओर आगे बढ़ाता है। तो नीचे की ओर जो आगे बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, मतलब जिसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, और यू साइन थीटा हाइट के ऊपर चलता है। तो अगर हमें कहीं हाइट निकालनी पड़ी, हाइट के केस में तो हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे? तो यू साइन थीटा लेंगे। अगर हमें ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये निकालना पड़ा तो हम क्या लेंगे? यू कॉस थीटा लेंगे। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे अच्छी सी क्लैरिटी मिलेगी। क्षैतिज गति नियत जबकि ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित और अवमंदित होती है। देखो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ऊर्ध्वा इसमें, वो ये वाली वेलोसिटी तो यहाँ तक कांस्टेंट रहती है, मतलब ये तो चेंज नहीं होगी। जिस स्पीड में चल रही है स्पीड में चल रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मीन्स क्या हुआ? एक बार तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे जीरो हुई होगी, फिर तभी तो डिक्रीज हुई है ना। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहले बढ़ी, मतलब यहाँ तक तो बढ़ी, फिर उसके बाद डिक्रीज होकर फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दी। जैसे यहाँ खूब तेज थी, घटते 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 यहाँ तक आ गई, और वहाँ से फिर इंक्रीज होते चली गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम की, मतलब गुरुत्वीकरण यहाँ पे काम कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सच सच बताना। नहीं आ रही? टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि भैया ये तो चेंज नहीं होगा, ये जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये जो यू कॉस थीटा होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा इसे चलेगा। ठीक है, बदलेगा ही नहीं। और ये जो यू साइन थीटा होता है वो बदलता रहता है, ये वेरी करता है। ठीक है, हाइट के साथ साथ ये क्या करेगा? वेरी करेगा। बस इतना समझ लो। तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्रक्षेप गति में जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी होती है वो बदलती है कि कांस्टेंट नियत रहती है, कि कभी चेंज नहीं होती? तो आप बोलोगे कि सर ये बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। और कभी बोलेगा कि क्षैतिज जो वेग होता है वो क्या वो बदलता है? आप बोलोगे नहीं सर, वो कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई? एकदम सही आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब आता है प्रक्षेप गति के प्रकार। प्रक्षेप गति के प्रकार में सिर्फ आप में जो है वो एक ही है। कौन सा? क्षैतिज प्रक्षेप गति। क्या है? क्षैतिज प्रक्षेप गति मीन्स ये वाला। आपके एग्जाम में अभी तक जहां तक देखेगा कि सिर्फ यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ना तो इससे रिलेटेड है ना तो इससे रिलेटेड, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कौन सी चीज़ें क्या है। देखो क्षैतिज प्रक्षेप गति मतलब जमीन पे रह के, जमीन पे जब ऑब्जेक्ट गिरे तो इसको बोल के क्षैतिज प्रक्षेप गति। ठीक है। तिर्यक प्रक्षेप गति मतलब ये क्या है? कब तिर्यक प्रक्षेप मतलब ऊपर से फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब इस मिसाइल को अगर आपको खत्म करनी है तो यहाँ से जब मिसाइल बुलेट्स दागोगे या फिर बम को छोड़ोगे तो यहाँ पे आके गिरेगी। फिर आता है किस पे? फिर आता है प्लेन पे, नथ प्लेन, मतलब एक प्लेन ऐसा है जो जमीन से थीटा एंगल बना के खड़ा है, उस पर इन्होंने फेंका, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट गिर रही है। ये तो हुआ। लेकिन हमें ना तो ये पढ़ना है ना तो ये पढ़ना है, हमारे एग्जाम में सिर्फ अभी इतना आता है, इतना ही पढ़ना है, मतलब नीचे से खड़े होके नीचे जाता है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होता है हम इसी को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, चलो तिर्यक प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप गति में वेग तथा क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा त्वरणजीय का यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। मतलब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक मतलब ये वाला, जैसे मैंने बताया, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, जी की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। और कुल ऊर्जा मतलब इसकी गतिज ऊर्जा मतलब गति को होने के लिए जो ऊर्जा को जरूरत होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, प्लस स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। अब सर बोलोगे आप यहाँ पे सर यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपके काम में बिठा लो। फिर क्या बोला है? संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सभी परिवर्तित होते हैं। क्या क्या बदलता है? देखो संवेग परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन गतिज ऊर्जा बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा बदलेगा, लेकिन दोनों का सम कभी नहीं बदलेगा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी। ये बदल सकता है, गतिज ऊर्जा अकेले बदल सकती है, स्थितिज ऊर्जा अकेले बदल सकती है, लेकिन इन दोनों का कांस्टेंट हमेशा, जैसे 4 और 5 अगर 9 है तो ये 4 3 हो सकता है, 5 मिला के 6 हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो
कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रक्षेप के पथ का समीकरण आता है, डायरेक्टली आपको याद करना है, प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, तो बस डायरेक्टली याद करो कि प्रक्षेप का पथ का समीकरण क्या होता है। ये आपके सामने लिखा दिख रहा है और इसको अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर लो, ठीक है। क्या होता है पथ का समीकरण? मतलब ये जो आपका पथ है, ये वाला पथ है, इसका एक इक्वेशन होता है, ये कर्व है ना, कर्व, इसका एक इक्वेशन होता है। ये जो इक्वेशन है वो लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सर क्या है? u क्या है? जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी गई थी, जिस वेग से ये ऑब्जेक्ट फेंका गया था, वो ये वेलोसिटी है। g क्या है? इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की ओर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, वो है। थीटा क्या है? थीटा ये वाला एंगल है। u cos थीटा क्या है? u cos थीटा ये क्षैतिज वेलोसिटी थी, ये मतलब क्षैतिज वेग जो है वो है। y क्या है? y टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जो जितना हाइट इन्होंने पाया है, मतलब ये जो y है वो क्या है? ये y है, मतलब हाइट में कितना गई है? y इसका अधिकतम ऊंचाई, मतलब y है, और ये x है। इस पॉइंट पे इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है x tan थीटा माइनस, ये हमेशा याद रखना भैया, ये भर भर के एग्जाम में आएगा, पूछेगा प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या है, तो आप बोलोगे प्रक्षेप का पथ के समीकरण जो है वो है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब ये जो पथ, ये जो इक्वेशन है, ये मैच करता है y इज इक्वल्स टू 4ax से, y इज इक्वल्स टू 4ax से, है ना। क्योंकि देखो ये 4 इतने से कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी। इससे कंपेरिजन ही मत करो, ये अगर हम पढ़ाने लगेंगे तब तो हो गया मैथ, बोलोगे सर आप तो 12th की मैथ पढ़ा रहे हैं ना, इतना नहीं जाना है ना। एक काम करो, बस इतना ही पढ़ो। ये पैराबोलिक पाथ का जो होता है वो इक्वेशन होता है ना, ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है, याद रखना क्या होता है सर जी। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रही आपका, बस इस स्लाइड में बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बाकी जो चीजें कांस्टेंट होती हैं ये याद लिख लेना कि प्रक्षेप गति में क्या क्या नियत रहती है। क्षैतिज घटक का वेग नियत रहता है, त्वरण या यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, जबकि चाल वेग तथा ऊर्ध्वाधर घटक संवेग गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा सभी परिवर्तित होते हैं। इतना जो लाइन है बस वही लिख लो, उसके अलावा उसके लिख लो, बाकी स्लाइड में कोई चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, बस बाकी मैंने समझा ही दिया है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है अपना उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा। प्रक्षेप द्वारा ऊपर जाने तथा उसी तल तक जहां से इसे फेंका गया है वापस आने में लगा कुल समय उड्डयन काल कहलाता है। सर ये क्या बात हुई? कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देते हैं मेरे भाई। ये बोल रहे हैं सब, अगर हम, ये अपना कोई तल है, यहां से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंके, यहां से चल के ऑब्जेक्ट फिर से यहां तक जब तक ना आ जाए, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा टोटल टी, जो टाइम लगा टोटल टी, इसी को बोलेंगे उड्डयन काल। क्या बोलेंगे? उड्डयन काल, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। बात समझ में आई? ये क्या हुआ आपका टाइम पीरियड? मतलब प्रक्षेप को जमीन तक आने में जो टोटल वर्क, जो टोटल टाइम लगता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड, मतलब उड्डयन काल, ठीक है। तो उड्डयन काल का जो फार्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा सर बोलोगे ये 2t क्या है? मैं एक बात बताऊं 2t क्या है, ध्यान से देखो। ये जो 2t है, देखो अभी समझ में आएगा। जब हमने किसी प्रक्षेप को फेंका, ऐसे गया, जाके गिरा नीचे, ठीक। अब यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टी टाइम ले रहा है, क्या रहा है? टी टाइम ले रहा है। और टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा? यू साइन थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है, ये होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। और जितना गया उतना टाइम लगेगा इस, क्योंकि इक्वल यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। ये टी हो गया और ये भी टी हो जाएगा। अब अगर इतना टी टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपिटल टी ले रहा है, तो जो कैपिटल टी होगा इतना टी प्लस इतना टी ही तो होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लेते हैं 2t। मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है ना। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने लगा समय टी है, फिर वहां से आने लगा समय टी है, तो दोनों को मिला के टोटल टाइम पीरियड हो गया, और टोटल टाइम पीरियड इसलिए 2t हो गया। तो t इज इक्वल टू टी की वैल्यू तो u sin थीटा अपॉन g, तो इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो गया?
टू यू साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग है ना, ऊर्ध्वाधर वेग। यू क्या है? ये जो वाला वेग था, और टू वहीं से आ गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी है, सॉरी तो जी है ना। चलो कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखे, इसको याद रख लेना। इसको याद क्यों करना है? क्योंकि ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम में आएंगी। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है वो टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, पूरक प्रक्षेपण कोणों। थीटा था 90 माइनस थीटा के लिए। अब पूरक प्रक्षेपण कोण क्या होता है? देखें 60 पे और 30 पे, ठीक है, 70 और 20 पे, मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो पूरक प्रक्षेपण कोण, पूरक कोण कहलाते हैं। अब ये बोले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 60 डिग्री पे फेंकें लाइक दिस, ये 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं हम एक, और एक हम फेंक रहे हैं 30 डिग्री पे। कितने पे? 30 डिग्री पे। तो ये बोले हैं कि प्रक्षेपण कोणों के लिए जो T1 और T2 का जो रेशियो होता है, T1 और T2 का जो रेशियो होता है, मैं बताता हूं, ये अभी इसमें नहीं दिख रहा होगा। ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब जिनके एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है दोनों के लिए, क्या होता है? टाइम पीरियड होता है उन दोनों के लिए इक्वल होता है। कुछ नहीं समझ में आया गुरुजी? गुरुजी कुछ नहीं समझ में आया? आप हमें समझाइए ही नहीं। देखो समझाता हूँ भाई, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना टाइम इसको नीचे गिरने में लगेगा 60 डिग्री वाले को, उतना ही टाइम 30 डिग्री वालों को भी लगेगा। बात समझ में आई? ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी प्रक्षेप को 30 डिग्री और 60 डिग्री पे फेंका जाता है, दो प्रक्षेप हैं, तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, टाइम पीरियड दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि किस एंगल पर दो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड इक्वल होता है। बात ये अलग है कि रेंज अलग अलग हो ना, गिरेंगे दोनों साथ में, दोनों को जाने में टाइम साथ लगेगा, नीचे तक पहुंचने में। अब ये बात अलग है कि ये ज़्यादा दूरी जाएगा, ये कम दूरी जाएगा, ये बात अलग है ना? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ देखो 60 और 30 पे क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? इक्वल होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? इक्वल होता है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे उड्डयन कालों का गुणनफल जो होता है, उड्डयन कालों का गुणनफल अगर हम ले लें T1 और T2, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, तो ये लगभग 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और इसी को बोलते हैं r। क्या बोलते हैं? r। ठीक है, ये हो गया r। और जैसे ही r करा तो यहाँ पे ये वैल्यू इतना तो हो गई r, और ये हो गई 2। ये बाद में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। r क्या भी यही नहीं बताया तो कहाँ समझ में आएगा, है ना? बस इतना समझ लो कि जो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2r अपॉन जी के इक्वल होगा। T1 क्या है? एक दूसरे पिंड का टाइम पीरियड, दूसरा क्या है? एक अदर पिंड, जैसे एक प्रक्षेप हमने ये लिया, एक प्रक्षेप हमने ये ले लिया, दोनों का क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड T1 ले लिया, इसका टाइम पीरियड T2 ले लिया, तो उस केस में जो रेंज होगा, रेंज क्या होता है अभी बताते हैं, रेंज पहले समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। R क्या है? R यहाँ पे बात होती है रेंज की। किसकी? रेंज की। रेंज मतलब होता है परास। क्या होता है? परास। ये परास क्या है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पे कितनी दूरी चला, उसी को परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास। मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंके, वो जमीन 36 दूरी कितना कवर किया, वही होता है परास। इसको इंडिकेट करते हैं आर से। क्या इंडिकेट करते हैं? आर से। और आर का जो फार्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये आर का फार्मूला होता है, इसको छाप के लिख लो, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला बताएं तो ये होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 11 में आपने पढ़ा होगा अगर मैथ लिया होगा, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। तो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये हुआ आपका रेंज, मतलब परास। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा वो वाला है जो ऊर्ध्वाधर था, और कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा जो क्षैतिज था। सर यू स्क्वायर कैसे हो गया? ध्यान से देखो, ये जो यू स्क्वायर हुआ है ना, एक्चुअल में ऐसे था। ये पहले कैसे था? ये जो रेंज था ना वो पहले ऐसे था 2 यू साइन थीटा
इंटू यू कॉस थीटा अपॉन में जी, ऐसे था। तो हमने u इंटू यू स्क्वायर कर दिया, 2u स्क्वायर साइन थीटा हो गया, 2u स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा का सॉरी यू स्क्वायर ये और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो इसको हमने साइन 2 थीटा रख दिया, अपॉन में जी हो गया इज इक्वल्स टू आर। तो यही होता है रेंज आपका, ये याद रख लेना। ये कहाँ से आया इसको जरूरत नहीं है, और जहाँ तक है ये भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। कभी कभी क्या करता है बस फार्मूला पूछ लेगा, सिर्फ फार्मूला, ठीक है। रेंज क्या है, एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमेशा आपको पता है मीटर होगी। ये कोई दिक्कत आप लोग नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वही ये बोले हैं कि ये बोले हैं भैया कि जो रेंज होता है किसी टाइम का, दो टाइम का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है T1 और T2, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उनके रेंज, उनका रेंज के 2 टाइम्स का अपॉन जी होता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से यहाँ तक फेंका उसका टाइम T1 है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से यहाँ तक फेंका उसका टाइम T2 है, इन दोनों का अगर जब प्रोडक्ट लेंगे T1 और T2 तो इन्होंने जितना रेंज, इसका जो रेंज होगा दोनों का 2R का 2 टाइम्स अपॉन जी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्या है इसको देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर को जरा पढ़ना और कोशिश करना समझने की, ये क्या बोले हैं। ये जो होगा वो थर्ड नंबर वाला वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। देखो थर्ड नंबर देखना ध्यान से। यदि टी किसी प्रक्षेप द्वारा बिंदु पी तक जाने में लगा समय हो, T1 सॉरी यहाँ पे T1 है, ठीक है, यहां से यहां तक गया T1 P तक, फिर P से नीचे तक आता है T2 से, तो दोनों में जो टाइम होगा टोटल टाइम वो क्या होगा, T1 प्लस T2 जो होगा वो 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल होगा। क्योंकि पता है भैया यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम पीरियड होगा T1 प्लस T2, मतलब कैपिटल टी के इक्वल होगा। कैपिटल टी क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। उड्डयन काल मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि u साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये अगर हम दो इधर भेज दें, ये दो इधर भेज दिए हमने, मतलब T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो जाएगा, और जी इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो गया u साइन थीटा, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है T1 प्लस T2 अपॉन 2 इंटू जी। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको ऐसे करना है। इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ये h आपको अगर निकालना है, अगर h निकालना है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इक्वेशन मैंने पढ़ाया था कि भैया होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू प्लस में ना हो के कहाँ पे हो जाएगी, जी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, है ना। अब लोग यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यू टी यू पी यू जो काम कर रहा है वो ऊपर की ओर मतलब ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ऊर्ध्वाधर तो कर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी यहाँ पे हमने निकाली यू साइन थीटा की वैल्यू क्या, यू साइन थीटा की वैल्यू निकाली हमने T1 प्लस T2 अपॉन में 2, और साथ में जी भी है और इधर टी का मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या है, माइनस में क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और जी टी जो है वो T1 है, जी टी जो है, क्योंकि T1 क्यों लेंगे, देखो T1 इसलिए लेंगे, ध्यान से देखना T1 क्यों लेंगे, T1 इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही तो टाइम लगा है T1, यहाँ से यहाँ तक ही तो टाइम लगा है T1, टोटल यहाँ से यहाँ तक टाइम तभी तो एच हुई है, टोटल टाइम T1 इसलिए लेंगे। बात समझ में आई आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलो ये हुआ आपका टोटल हाइट, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हुआ आपका हाइट। जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो h की एक वैल्यू आएगी जो आपके सामने दिख रही है, h इज इक्वल टू आएगा g। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आएगी g, और t की वैल्यू यहाँ पे जो है ना, t की वैल्यू रख लेना यहाँ पे T1 प्लस T2। जब जी की वैल्यू यहाँ पे T1 प्लस T2 रखोगे तो वैल्यू सॉल्व होकर आपको कट पिट के कुछ देगी, पता है क्या देगी, जी T1 T2 अपॉन में 2। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पढ़े रहो शायद आ जाए, है ना। तो एच इज इक्वल टू जी T1 अपॉन जी, एच इज इक्वल टू जी T1 T2 अपॉन 2। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिएगा,
अब क्या गया है, अब देखो पढ़ना इसको ध्यान से, क्या दिया गया है। यदि बी तथा सी प्रक्षेप पथ में समान तल पर हो तथा दोनों बिंदुओं के बीच समयांतर टी हो तथा इसी प्रकार ए तथा डी भी समान तल पर हो और इनके बीच का समयांतर टी हो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच जो टाइम, टोटल टाइम यहाँ ये जितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो T1 का टाइम डिफरेंस है, यहाँ तक टाइम डिफरेंस कितना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से यहाँ तक रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का टाइम डिफरेंस T2 रहा होगा। दोनों के बीच दो प्लेन है, क्या है, दो प्लेन है। उस केस में जो, ये याद रख लो डायरेक्टली बस, और कुछ नहीं करना है, बस याद कर लो। तो इन दोनों के बीच का समयांतर T हो तो हम यहाँ से क्या निकल सकते हैं, हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक की टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे के भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना जो ये T1 स्क्वायर माइनस, सॉरी बड़ा वाला लो ना T2, ये T2 बड़ा है ना, तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8h/g। बस ये याद रखो, कहाँ से आया कैसे आया ये मत पूछो, आपको मास्टर नहीं बनना है, ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे टिक करके चले आएंगे। कब, जब दो प्लेन हो, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना हो, T1 और T2 हो, ठीक है, इसका टाइम डिफरेंस T1 हो, इसका T2 हो, इनके बीच का अगर रिलेशन पूछ ले तो रिलेशन कैसे आएगा सर, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर 8h/g। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, क्षैतिज परास, जो कि अभी हमने बताया कि यह उड्डयन काल के दौरान वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी ही परास कहलाती है, जैसे कि हमने बताया था। बाकी सब R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2θ/g होती है। अब मैक्सिमम परास क्या होता है, देखो परास का भी एक कॉन्सेप्ट है। परास जो होता है, यदि प्रक्षेपण कोण थीटा से थीटा डैश कर दें और जहां पे जो थीटा और से थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा कर दें, मतलब अगर एक थीटा ले लें और दूसरा 90 माइनस थीटा ले लें, ठीक है, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। मतलब अगर एक 60 ले लें और एक 30 ले लें, एक 60 ले लें और एक 30 ले लें, ध्यान से सुन लो, एक 60 ले लें और एक 30 ले लें, तो उस केस में क्या होगा सर जी, 60 डिग्री पे जो जाएगा, 30 डिग्री पे जो जाएगा, 60 डिग्री पे जो जाएगा, 30 डिग्री पे जो जाएगा, वो सेम परास पे जाएगा। अब इसका यूज करते थे कौन पता है, युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम इसका बहुत यूज किया गया था। कैसे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 30 डिग्री वाला गिराया, कम टाइम में गया, है ना, कम टाइम में गया। और जब कम टाइम में गया, अब सोचे कि उनका क्या हो गया, खत्म हो गया गोला बारूद, तो अब यहाँ पे वो लोग आएंगे और जैसे ही आएंगे तो ऊपर देखेंगे, अरे भैया ये तो क्या हो गया, ये तो हमारे ऊपर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझे ना, कैसे नहीं समझे भैया, ये बोल रहे हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री पे, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे जो मिसाइल गिराई गई है वो सेम रेंज पे जाती है। कितने रेंज पे, सेम रेंज पे। चाहे तुम 30 डिग्री पे 6 मारो, चाहे 60 डिग्री पे 6 मारो, दूर उतना ही जाने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कोई भी चीज़ अगर प्रक्षेप की गई है तो समान रेंज पे जाती है। रेंज उसका क्या होता है, इक्वल होता है। रेंज क्या होता है उसका, इक्वल होता है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना। और जो अधिकतम परास होता है, अगर आपको खूब दूरी 6 मारना है तो यहाँ पे जो एंगल मारना है वो 45 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 45, क्योंकि 45 डिग्री पे जो मैक्सिमम रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। रेंज की जो मैक्सिमम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपको उड़ के जाना है तो आप 45 डिग्री पे अगर उड़ान भरेंगे तो आपकी रेंज ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अगर आप 6 जो होगा 45 डिग्री पे मारेंगे, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे 45 डिग्री पे डालेंगे 6, तो वो ज़्यादा दूर जाएगी। अगर ज़्यादा 60 डिग्री कर दिए तो नज़दीक रह जाएगी, और कम करिए तो वो तो नज़दीक रह ही जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए आप लोग क्रिकेट में भी थोड़ा क्या लगाइए, फिजिक्स लगाइए, ठीक है। इन्होंने बोला है कि प्रक्षेपण कोण थीटा इक्वल टू के लिए परास समान होता है। मतलब दोनों क्या कर दिए, देखो अगर ये थीटा हो गया और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, अब ये क्या कर दिए, ये एक सेकंड को अभी काम कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ बताएं, इस ऐसे मत याद करो, नहीं तो ये नहीं याद होगा, है ना। क्या करो, एक तो हो गया आपका सपोज दैट 34 डिग्री, ठीक, और 6 40 50, मतलब एक हो गया 56। दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का सम सर जी 90 डिग्री हो रहा है। और जब 90 डिग्री हो रहा है, जब 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का तो रेंज इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर इक्वल तो होगा रेंज। जब रेंज इक्वल होगा तो इसका अगर हम 2 टाइम्स कर दें, अगर हम इसका 2 टाइम्स कर दें तो ये भी इक्वल होगा, है ना। तो कितना हो गया सर 17 डिग्री, और ये क्या हुआ 28 डिग्री, है ना। तो मतलब ये 45 जो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता था, वही 45 प्लस थीटा 40 माइनस
अल्फा होगा रहा है, बात वही है। तो उसके आधे पे दोनों अगर चल जाएं, दोनों का सम अगर 45 डिग्री भी हो जाए तो रेंज क्या होगी, दोनों की इक्वल आएगी। जैसे एक 35 डिग्री पे हमने फेंका और एक 10 डिग्री पे फेंका, दोनों भी रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखना कि 45 डिग्री का सम कितना हो जाए, पहले एंगल का सम दूसरे एंगल का सम अगर 45 डिग्री हो जाए उस केस में, अगर थीटा 1 और थीटा 2 एंगल का कितना हो जाए सर 90 डिग्री हो जाए उस केस में, दोनों के केस में रेंज क्या होता है, इक्वल। और जो मैक्सिमम रेंज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा परास, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जाए हमारे 6 मानने पे, वो कब होगा, जब हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे कोई भी प्रक्षेपण करें। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। नेक्स्ट, अधिकतम ऊंचाई कब होता है? अधिकतम ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो याद रख लो, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर से याद कर लो, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख लेना, यहाँ से कुछ है नहीं। मैक्सिमम हाइट आपकी यही है, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आ रही, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नीचे, तो यही मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने इन्होंने फार्मूला लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो s की जगह हमने h कर लिया। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी तो इसलिए 0 रख दिया, और ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी जो था वो क्या था, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा स्क्वायर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये जो हो गया मैक्सिमम हाइट हो गया। बात समझ में आई? आप लोग यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्षेप की ऊर्जा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा क्या होती है, देखो ऊर्जा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया है इस मैक्सिमम हाइट पे जो ऊर्जा होती है वो कितना होती है। इसकी जो वेलोसिटी वो कितना है मेरे भाई, वो है यू कॉस थीटा। क्या है, यू कॉस थीटा। वे डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, थीटा किस एंगल पे है उस हिसाब से आपकी जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, मतलब उस हिसाब से आपकी एनर्जी में चेंज होगा। जैसे कि ध्यान से देखना, जब प्रक्षेप ऊपर की ओर गति करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा घटती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती है, परंतु कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। एक वस्तु प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, तो प्रक्षेप पथ से उत्तम बिंदु पर क्या हो जाए, देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन mv स्क्वायर यहाँ पे जो ये जा रहा है मैक्सिमम हाइट पे जो है वो क्या हो जा रहा है, जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, इसलिए हमने यू कॉस थीटा रख लिया। इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला मिले वो क्या मिल गया, हाफ यम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यम यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यम यू स्क्वायर को क्या लिख दो, के बराबर ये क्या हो गया, मतलब के इक्वल टू हाफ यम भी स्क्वायर, मतलब यम यू स्क्वायर कर लो बस, ये इसको हम के डैश लेट कर लेते हैं। तो जो नेट एनर्जी आई वो आई लिनियर एनर्जी, मतलब जो लिनियर मोशन में जो एनर्जी आती है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब आप थीटा इज इक्वल टू क्या कर लो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लो। और जैसा ही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे, मतलब कोई पत्थर ऐसे फेंके फिर उसी पाथ पे ऐसे नीचे आ गई, उस केस में जो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो उस केस में कभी भी काइनेटिक एनर्जी कम तो होगी लेकिन कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने फार्मूला के इज इक्वल टू के डैश इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे अगर रख देंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। आप बोलोगे हाँ सर, तो के डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब इस मैक्सिमम हाइट वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब, जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। लेकिन ये मैक्सिमम कब होगी, जब हम यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो के डैश की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो के डैश मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 रख दो, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दो। आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आज खत्म हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ही वीडियो में हमने सारा चैप्टर को निपटा दिया। अगर आप फार्मूला पढ़े रहे होंगे, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा देखो ध्यान से। पहले टाइम पीरियड पढ़ा, टाइम पीरियड क्या पढ़ा, देखो क्षैतिज वेलोसिटी क्या थी, एक सब रिकॉल करवा दें एक बारी, ठीक है। क्षैतिज वेग क्या था आपका, क्षैतिज वेग सर जी, जो क्षैतिज वेग था वो था यू कॉस थीटा था, बिल्कुल सही। ऊर्ध्वाधर वेग क्या था, ऊर्ध्वाधर वेग क्या था, यू साइन थीटा था सर जी, बिल्कुल सही। टाइम पीरियड क्या था सर जी, टाइम पीरियड जो था वो 2u साइन थीटा अपॉन जी था। सर जी रेंज क्या था, परास जिसको बोलते हैं, परास जो था वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, यही तो था। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया, रेंज हो गया, और हाइट क्या थी, हाइट थी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, भाई क्या हो गया, अपॉन जी।
कि अपॉन 2g। कैसे देखो कैसे निकला, इसको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h था h में निकालना था तो h 2g इधर जाकर डिवाइड हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू सही है, तो h हो गया, ये हो गया, है ना, और ये हो गया। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है किसमें सर, जो टाइम पीरियड आपने बताया था 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री में कैलकुलेट करते हैं क्या रिलेशन आता है ना, क्योंकि कुछ दिक्कत तो दिख रही है हमें, है ना। चेक करें, चलो चेक करते हैं एक बारी। अगर हम टी साइन 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 होती है। देखो ये पे भी लॉजिक निकलेगा कुछ, t इज इक्वल टू 2u, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 और अपॉन में g हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3u अपॉन g हो गया। cos 30 रखते हैं, है ना, cos 30 रखते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स या वगैरह होगा, हमें कहीं दिक्कत दिख रही थी इसलिए हमने बोला 2u साइन 60, साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 अपॉन g, तो t2 की जो वैल्यू आई वो आई u/g। देख रहे हो क्या दिक्कत हुई, मतलब 60 और 30 पे जो वैल्यू अपने आपको मिल रही है वो जो हम टाइम इक्वल बोले थे वो कॉन्सेप्ट हो गया गलत, क्योंकि वो तो इक्वल जो होता है वो रेंज इक्वल होता है, ना कि टाइम पीरियड इक्वल होता है ना। तो टाइम पीरियड देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ये क्या है सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर देखा जाए तो यहां पे चीजें बदल सकती हैं, कैसे बदल सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, इतना ज्यादा जाना नहीं चाहिए लेकिन मैं जा रहा हूं, ठीक है। अगर एक एंगल थीटा हो गया, एक क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, t1 इसके लिए कैलकुलेट करना है, t2 इसके लिए कैलकुलेट करना है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट शायद मिल जाए। जो t1 आएगी वो क्या आएगी सर जी, होता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है, रख लो। जो t1 की वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू वो तो रहेगी। अब यहाँ पे जो t2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर जी 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में g, डिवाइड कर लो क्या मिल जाए, g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई सर जी t1 अपॉन t2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई साइन थीटा अपॉन में कॉस। हाँ ये रिजल्ट आपका यूजफुल है। वो बोलेगा कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कोई चीज डाली जा रही है तो वो क्या हो जाएगी सर, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टाइन थीटा। आपको क्वेश्चन देके पूछेगा कि अगर दो प्रक्षेप हैं, एक को भेजा जा रहा है 45 डिग्री पे, दूसरे को भी भेजा जा रहा है 45 डिग्री पे, और आपने देखा अगर दोनों का एंगल का सम 45 डिग्री हो रहा है तो उनका रेशियो tan थीटा के इक्वल होगा, मतलब डायरेक्टली उनका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अगर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाए 45 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब 45 डिग्री पे अगर 45 डिग्री कर लिया जाए, 45 डिग्री पे कोई चीज़ अगर हम फेंक रहे हैं, इसको भी हम 45 डिग्री भेज रहे हैं, इसको दूसरे 45 डिग्री भेज रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड होगा उनका रेशियो होगा टाइम अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 1। और मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू t2। तो आपसे बोलेगा कि किस एंगल पे दो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड इक्वल हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को फेंकें तो उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अब आपका होता हुआ थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका, ये तो आज हुआ बेसिक्स, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर और एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी को डिस्कस करने से पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस, तीनों चैप्टर का कंबाइन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, साथ में डायमेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, जो बच्चे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और हाँ, वीडियो टफ लगी हो तो इस वीडियो से आपको घबराना नहीं है, इसमें इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो फार्मूला से रिलेटेड आएगा और एनर्जी से रिलेटेड, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ सिलेबस में था इसलिए पढ़ाना जरूरी था, अभी तक तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।